अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की लेक्चर वीडियो सेकेंड ईयर फिज़िक्स के एक नए चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 25 में आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 25 जो है ये है क्वांटम फिज़िक्स। इससे पहले मैं बाकी लेक्चर्स के भी जो है आपको वीडियो डिलीवर कर चुका हूँ, उसको भी देखिएगा। उसमें न्यूमेरिकल्स, MCQs, थ्योरी तमाम चीज़ें जा रही हैं। क्वांटम फिज़िक्स जो है इसके अंदर क्वांटा यानी फोटोन के सारे मामलात स्टडी होते हैं। क्वांटम, क्वांटा, इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं। पहली कैटेगरी इसमें जो बनेगी वो बनेगी ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आप जानते हैं कि सर्जवाद जो है वो सिस्टमेटिक, अब सिस्टमेटिक वे ये है कि आप कैटेगरी वाइज पढ़ें। अब पहला जो है ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन के न्यूमेरिकल्स होंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को स्टडी करने के लिए काफ़ी सारे लोगों ने, साइंटिस्ट ने लॉज वगैरह दिए। उस लॉज की स्टेटमेंट और फार्मूले जो हैं वो हमारे सिलेबस में। अब स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, इसमें ये जो सिग्मा कांस्टेंट है ये आपको गिवन होगा, याद नहीं करना है। इसी तरह वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, इसमें ये बी जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू गिवन हुआ करेगी, ये आपको याद नहीं करना है। इसमें टी टेम्परेचर है जो केल्विन में होना चाहिए। वैसे मैंने नीचे लिस्ट बनाई हुई है कि किस सिंबल का क्या मतलब है और उसके स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या ही होंगे। अब ये लिस्ट इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि आपको समझने में भी आसानी रहे और साफ़ सुथरा फेयर आपको नज़र आए और चीज़ों का इस्तेमाल समझ में आए। आई इंटेंसिटी होती है, ये पावर पर यूनिट एरिया है, तो वाट पर स्क्वायर मीटर इस इंटेंसिटी के यूनिट हो जाएंगे। प्लांक्स क्वांटम लॉ बड़ा मशहूर लॉ है। ये चैप्टर हमने 24 में भी इसका जिक्र पढ़ा था जब आइंस्टाइन की हम रिलेटिविटी थ्योरी वगैरह पढ़ रहे थे। इसमें अब ये म्यू जो है C/λ होता है, म्यू फ्रीक्वेंसी और लैम्डा वेवलेंथ है। नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने का एक न्यूमेरिकल है, उसकी वजह से मजबूरन ये एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, वरना बाकी कहीं ये इस्तेमाल नहीं होगा। उसके बाद दूसरी कैटेगरी जो है वो आइंस्टाइन की मशहूर ज़माना फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है और फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट इसका टॉपिक था और ये बड़ा कीमती टॉपिक है सेक्शन सी के थ्योरी के लिए भी। तो ये फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के न्यूमेरिकल तकरीबन 3 हैं एक्सरसाइज में और बड़े तगड़े हैं। इसमें फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जब कोई इंसिडेंट लाइट एक फ़ोटो एमिसिव सरफेस यानी मेटल वगैरह के ऊपर इंसिडेंट होती है। तो इसमें म्यू जो नज़र आ रही है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी और म्यू नॉट जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। न्यूमेरिकल के वक्त में मज़ीद मैं आपको बता दूंगा। फाई नॉट जो है वर्क फंक्शन है। ये सिंबल्स और ये नाम ज़रा अच्छे आने चाहिए। ई जो है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है और ये बड़ी ज़रूरत पड़ेगी कन्वर्जन के वक्त, इसको बहुत पक्का कर लें। ये गिवन नहीं होगा, ये आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल का रिलेशन क्या है, क्योंकि जो एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह और फोटॉन्स जो होते हैं लाइट रेडिएशन पार्टिकल्स, क्वांटा पैकेट, उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है क्योंकि छोटे यूनिट्स और छोटे ज़र्रात सिंक्रोनाइज होने के लिए। वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है, वोल्टेज जिसको हम कहते रहे। वर्क फंक्शन अलग से पूछते हैं तो उसका ये फार्मूला होता है एच म्यू नॉट, जो इसके अंदर नज़र आ रही है एच म्यू नॉट, ये फाई नॉट के बराबर है। तीसरा टॉपिक जो है वो कॉम्पटन इफेक्ट है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेक्शन सी के लिए, थ्योरी में भी और न्यूमेरिकल भी इसके तकरीबन 3 के करीब है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और मज़ेदार टॉपिक भी अगर समझ में आ जाए तो। इसमें शिफ्ट इन वेवलेंथ, इसमें एक्सरेज आती हैं, ये ख्याल है इसमें एक्सरेज का जिक्र होता है। एक्सरेज जो आती हैं वो स्कैटर हो जाती हैं एक इलेक्ट्रॉन को स्टेशनरी हिट करके, तो उसमें ये थीटा वो स्कैटरिंग एंगल होता है फोटोन का और बाकी ये कांस्टेंट है। ये अगर गौर करेंगे तो ये पूरा कांस्टेंट है क्योंकि एच प्लांक्स कांस्टेंट ऊपर आ गया। एम नॉट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, ये याद हो वरना आपको गिवन होता है आमतौर पे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रेस मास 9.11 एक्सपोनेंट -31 kg और सी स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸। उसके बाद टॉपिक जो है वो डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ है। डी ब्रॉगली ने ये कहा था कि जो पार्टिकल्स हैं वो वेव लाइक बिहेव कर सकते हैं और जो वेव्स हैं वो पार्टिकल लाइक बिहेव कर सकती हैं, यानी डुअल नेचर के ऊपर इसने जो है हाइपोथेसिस दिया था, नॉवेल हाइपोथेसिस था
इसमें लैम्डा वेवलेंथ है जिसको डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस कहेंगे, और पी मोमेंटम है। पावर में समझ आइएगा, मोमेंटम जो कि बराबर होता था मास इनटू वेलोसिटी के। आखिरी टॉपिक होगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, इसमें हेडिंग भी यही लगी हुई है और कैटेगरी भी यही है। इसके न्यूमेरिकल एक ही है गिनती में, डी ब्रॉगली का भी एक ही है। असल ये ऊपर के जो टॉपिक्स हैं उसके न्यूमेरिकल ज़्यादा हैं। इसमें अनसर्टेनिटी डेल्टा है। अनसर्टेनिटी का मतलब है कि अगर कोई बहुत ही एनर्जेटिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो उसकी बैक वक्त आप एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम यानी स्पीड वेलोसिटी साइमल्टेनियस मेजर नहीं कर सकते, अनसर्टेनिटीज़ मेजर कर सकते हो क्योंकि वो इतना फास्ट स्पीडी एनर्जेटिक होता है। तो ये अनसर्टेनिटीज़ के सिंबल हैं, पी मोमेंटम की अनसर्टेनिटी और डेल्टा एक्स पोजीशन की। जैसे नीचे लिखा हुआ भी है, नीचे ये लिस्ट है पूरी कि जो ऊपर सिंबल्स हैं फार्मूलों में वो सिंबल्स क्या हैं और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि उसके SI स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या हैं। तो ये बड़ी कीमती लिस्ट है, अगर आपने तस्वीर खींच ली है तो बहुत अच्छा कर दिया है, लेकिन इसको नोट भी कर लें अपनी राइटिंग में तो और पढ़ने का दिल चाहेगा कि हमने इस चीज़ों को अपने हाथ से भी लिख कर देखा कि इनका मतलब क्या है। अब हम न्यूमेरिकल करते हैं, तकरीबन 10 के करीब न्यूमेरिकल है। 10 इसलिए बोला कि 11 हैं, लेकिन हम एक न्यूमेरिकल नहीं करेंगे क्योंकि वो अननेसेसरी है। तवज्जो रखिएगा क्योंकि समझने वाले न्यूमेरिकल से कैलकुलेटर भी रख लीजिएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेटर हम चलाएंगे तो अपने हाथ से हमें समझ में आएगा कि क्या करना है। पहला जो है न्यूमेरिकल ब्लैक बॉडी रेडिएशन का को मैच कीजिएगा वहाँ से जो हमने शुरू में प्रीव्यू दिया। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ये न्यूमेरिकल्स हैं 1 से लेकर, तो इससे ये होता है थोड़ा आसानी हो जाती है जब हम रिवीजन करने बैठते हैं। बता तो लगता है कि सर अपनी वीडियो लंबी कर रहे हैं, नो, ये सर समझाने में काम कर रहे हैं। द सन सरफेस टेम्परेचर, सूरज का जिक्र है और कह रहे हैं कि सर यानी सूरज की सतह के ऊपर टेम्परेचर इतना हाई और गर्म हॉट बॉडी हमें पता ही है, तो 5700 केल्विन। अब केल्विन बना बनाया तो इसमें हम कन्वर्जन नहीं करेंगे। पहले पार्ट में कह रहा है कि कितनी पावर रेडिएट करेगा वो सन, P। दूसरे पार्ट में वो कह रहा है कि मैक्सिमम पावर बताएं किस चीज़ की, 1 स्क्वायर किलोमीटर के डिस्टेंस पर अगर कोई सोलर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लगा दी जाए और वो कितनी दूरी पर हो, 200 सन रेडिया, यानी सूरज के रेडियस के मुकाबले में इतनी दूरी पर डिस्टेंस हो गया, ये लिखा है ना डिस्टेंस। देखिए डाटा बनता है तो न्यूमेरिकल होता है, मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो वेवलेंथ इंटेंसिटी आएगी उस सोलर रेडिएशन से वो बताएं। यानी अब ये 3 पार्ट हैं, ये तीनों ब्लैक बॉडी है। सर हमें कैसे पता चलेगा ब्लैक बॉडी है, क्योंकि देखिए पावर रेडिएटेड, मैक्सिमम पावर और वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, इन सब को मुख्तलिफ लॉज ने ही रिलेट किया था, इससे पता चला कि ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का न्यूमेरिकल है। 5700 केल्विन टेम्परेचर हो गया, डिस्टेंस 200 सन रेडियाई, डी डिस्टेंस हो गया। अब ये मैंने जो अभी अपने प्रीव्यू में बताया था कि कांस्टेंट्स जो है ये आपको गिवन होंगे। अब जैसे बुक में इसलिए नहीं दिया है कि बुक में थ्योरी भी बैक पेजेस पे होती है, हम वहाँ से कांस्टेंट उठा लें, लेकिन एग्ज़ाम में ये आपको गिवन होंगे, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। अच्छा ये जो चीज़ है ये बुक में गिवन नहीं है, लेकिन ये इम्तिहान में गिवन होगी, और ये है रेडियस ऑफ द सन, क्योंकि रेडियस ऑफ द सन जो है ये कॉमन चीज़ नहीं है कि ये हमें याद हो, तो इसको आपको याद नहीं करना है, ये गिवन हुआ करेगी इम्तिहान में अगर ये न्यूमेरिकल आया। बहुत बड़ा ह्यूज बॉडी है आप जानते हैं, तो 6.96 एक्सपोनेंट 8 मीटर। पावर रेडिएटेड पूछ रहा है, P उसका सिंबल हो गया। मैक्सिमम पावर में P भी लिख सकते हैं, लेकिन मैक्स लिख दिया ताकि डिस्टिंग्विश हो जाए पहले और दूसरे पार्ट के अंदर कि ये पावर सिंपल है और ये मैक्सिमम है। वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, इसमें भी मैक्स इसलिए लिख दिया कि पता चले कि ये वेवलेंथ मैक्सिमम है। अब ये तो हो गया रिक्वायर्ड। देखिए ये प्रेजेंटेशन बिल्कुल एंड तक मेंटेन कीजिएगा, ये आपके A और A1 की तरफ ले जाता है रिजल्ट। जो स्टूडेंट अफसोस करते हैं कि हमारे रिजल्ट, जो प्रेजेंटेशन पे गौर करते हैं, बहुत सारे आपको जो है मिलेंगे यूट्यूबर जो आपको लेक्चर बहुत अच्छा दे रहे होंगे, नॉलेज बहुत अच्छी दे रहे होंगे, लेकिन वो ये बता रहे हैं इम्तिहान के लिए किस तरह क्वेश्चंस करते हैं, किस तरह उसकी अटेम्प्टिंग होती है। सर जब आपको वो भी बता रहे हैं, इस पर काम करें। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो है रिलेट करता है टेम्परेचर को और पावर को, इससे हमें पता चला कि ये फॉर्मूला लगेगा, इसका नाम है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अब इसमें एरिया जो है, अब आपको थोड़ा सा नॉलेज दूँ,
सूरज का जिक्र किया है। सूरज जो है ना वो एक स्फेयर है, पता है तो अच्छी बात, नहीं पता है तो पता करें सर के साथ। स्फेयर जो होता है उसका रेडियस होता है r, और स्फेयर जो होता है उसका एरिया हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एरिया जो है 4 पाई आर स्क्वायर से निकलेगा, क्यों? क्योंकि उसने आपको सूरज का जो रेडियस है वो गिवन किया जो मैंने बताया, तो यहाँ पे पुट होगा रेडियस ऑफ द सन और उसको स्क्वायर आ जाएगा, और टेम्परेचर जो दिया हुआ है 5700 उस पर पावर 4 आ जाएगा। अब एहतियात से चलाएं सारे कैलकुलेटर, क्योंकि बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं और एक्सपोनेंट है। ज़रा ध्यान से देखें मैं कैसे चला रहा हूँ। पहले सिग्मा की वैल्यू नहीं पुट करूँगा, पहले ये स्क्वायर करूँगा। अब 6.96 एक्सपोनेंट, ये 10 वाला आंसर के बराबर वाला बटन, एक्सपोनेंट 8, इसका हमें करना है स्क्वायर का बटन होता है ये सेंटर में। इसकी वैल्यू जो आ गई अलग से आप लिखेंगे। अब इस वैल्यू को 4 पाई से मल्टीप्लाई करवा दें, मल्टीप्लाई बाई 4 और मल्टीप्लाई बाई पाई आता है, शिफ्ट करके ये आंसर के बराबर जो 10 की पावर वाला बटन है ये पाई की वैल्यू दे देता है। अब ये देखें आगे 6.087 वही लिखा हुआ है यहाँ पे, तो कैलकुलेटर भी चलाना सिखा रहा हूँ, सीखें। 5700 की पावर 4 करनी है, ये कैसे करेंगे सर? 5700, ये जो स्क्वायर के बराबर वाला राइट पे बटन होता है ये होती है पावर, कुछ भी पावर करनी है। अब देखिए बॉक्स एक बना हुआ गया, इसमें आप लिख दें 4, तो ये पावर 4 कर देगा इस चीज़ की। ये देखें आया 4 स्क्रीन पे। अब इसका इज इक्वल टू दबा दिए, उसने पावर कर दी उसकी, समझे बात? अब ये आ गया, अभी सबको मल्टीप्लाई करवा दें आप। 5.67 एक्सपोनेंट -8 मल्टीप्लाई बाई 6.087 एक्सपोनेंट 18 और मल्टीप्लाई बाई 1.055 एक्सपोनेंट 15 आ गया पीछे। तो ये वाट में इसकी पावर रेटिंग आ गई, एक पार्ट हो गया, एक आंसर आ गया। अब दूसरे पार्ट में वो कह रहा है मैक्सिमम पावर, तो अब इसमें ज़रा ख्याल करें मेरी बात सुनकर। मैक्सिमम पावर उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक कि इंटेंसिटी ना आए, क्योंकि इंटेंसिटी पर पावर डिपेंड करती है। तो इंटेंसिटी आएगी तो पावर आएगी, क्योंकि अब दूसरे पार्ट के अंदर उसने एक डिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो हम वो वाला डिस्टेंस करेंगे यूज़। 1 स्क्वायर किलोमीटर का सोलर पैनल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लग रही है उसके लिहाज से। अब एरिया देखिए 4 पाई डी स्क्वायर, क्योंकि उस फासले के लिहाज से सेकंड पार्ट में जो रेडियस है वो हमारा डिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्टेंस है 200 टाइम्स सन रेडियस। रेडियस की जो वैल्यू मैंने आपको बताई थी फर्स्ट पार्ट में वो पुट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें 200 से और उसका स्क्वायर कर दें, समझे? ये यानी 200 इंटू 6.96 एक्सपोनेंट 8 इसका स्क्वायर, इसका जो स्क्वायर आएगा इसको आप मल्टीप्लाई अप कर दें 4 पाई से, मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई पाई, इससे जो आपके पास आएगा जवाब ये आपका डिनोमिनेटर का जवाब हो जाएगा। ये देखें आया। अब ये जो आएगा, अब इसमें आप पूरा ये अपॉन की वैल्यू नीचे लिखेंगे, ये यानी कि ये समझ रहे हैं सर जो समझा रहे हैं एग्ज़ाम के लिहाज से। इतना ही कैलकुलेटर पूरा चलाएंगे, उसका जो जवाब आएगा वो फिर डिवाइड करेंगे। एक ही स्टेप में सिर्फ कैलकुलेटर मत चलाइएगा, इसको अलग करें, इसको डिवाइड अलग करें, स्टेप के नंबर होते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को आप डिवाइड कर देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, समझे बात? अपने हाथ से कैलकुलेटर ज़रूर चलाइएगा, साइंटिफिक होना चाहिए। अब ये इंटेंसिटी जो है ये रास्ता बनाएगी हमारे मैक्सिमम पावर का, क्योंकि इंटेंसिटी पर पावर डिपेंडेंट है, ठीक है। अब ये इंटेंसिटी जो आई वो हमारी यहाँ पुट हो जाएगी, लिंक बन रहा है सवाल में। और एरिया आप कौन सा रखेंगे? सवाल पढ़ें 1 स्क्वायर किलोमीटर के सोलर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये स्क्वायर किलोमीटर में एरिया हुआ, लेकिन अब स्क्वायर किलोमीटर, हमें तो स्क्वायर मीटर चाहिए होता है, तो याद करें 1 किलोमीटर में होता है 10 की पावर 3 मीटर। अब स्क्वायर किलोमीटर में 2 दफ़ा किलोमीटर है, तो इसका मतलब हो गया कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 2 मरतबा आ जाएगा, स्क्वायर का मतलब 2 मरतबा। अब ये देखिए 10 की पावर 6 हो गया। अब ये 6 और 3 मिलकर 9 हो जाएगा, कैलकुलेटर रखे रहते हैं, और 1 इंटू ये 1.494 हो जाएगा। तो पावर मैक्सिमम आ गई हमारी वाट में। वाट डब्ल्यू भी लिख सकते हैं और पूरा वाट भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। तीसरे पार्ट में वो वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी पूछ रहा है। वेवलेंथ का रिलेशन टेम्परेचर के साथ होता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से।
जबकि पावर का या इंटेंसिटी का रिलेशन टेम्परेचर के साथ होता है स्टीफन बोल्ट्जमैन के लॉ से। ये ख्याल से समझ के करें। तो अब इसमें हमें टेम्परेचर दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई में रख दिया, बी की वैल्यू गिवन होगी, कांस्टेंट है टी, टेम्परेचर सवाल में था 5700, पुट करें, कैलकुलेटर चलाएं, देखिए क्या मंजर बना, 2.898 एक्सपोनेंट माइनस, अच्छा माइनस वाला जो एक्सपोनेंट हो यहाँ से उठाइएगा, ये जो हमारे पास बटन है यहाँ पे, मेरे बटन आपको जो है कैलकुलेटर के मिटे हुए नज़र आ रहे होंगे, आप परेशान न होइए। 7 से 2 ऊपर जो है लेफ़्ट पे ये माइनस, ये नेगेटिव करता है, और ये वाला जो माइनस है ना ये सब्ट्रैक्शन करता है। ये देखिए बता रहा हूँ, ये सब्ट्रैक्शन का है, ये नेगेशन का है, यानी पावर करवा दें आप माइनस। अब इसको आप -3 पावर वाले को डिवाइड करा दें 5700 से, तो देखिए आ गया 5.08, इसको राउंड ऑफ करके हम लिख देंगे 5.1। वेवलेंथ एक तरह की लेंथ है तो इसके यूनिट्स हो जाएंगे मीटर। पहला न्यूमेरिकल थोड़ा लंबा है लेकिन परेशान नहीं हो, मूड बदलने के लिए छोटे बड़े हर तरह के न्यूमेरिकल आएंगे। ये भी उसी कैटेगरी का है जहाँ पे हमने पिछला ख़त्म किया। द टेम्परेचर ऑफ योर स्किन, हमारी जो जिल्द होती है, खाल होती है, उसका टेम्परेचर दिया हुआ है। अब ज़रा ख्याल से, टेम्परेचर सेंटीग्रेड में, इसको केल्विन बनाना होगा, ऐसा यूनिट चल रहा है। व्हाट इज़ द वेवलेंथ एट विच द पीक, पीक का मतलब फिर वही मैक्सिमम हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये मैक्सिमम वाला वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का ही न्यूमेरिकल है, इंतहाई आसान न्यूमेरिकल है, जल्दी से फारिग कर दें। अच्छा ये न्यूमेरिकल पिछले के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस पहले कीजिएगा। ये भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा, इसका फ़ायदा उठा लेंगे, कौन सा न्यूमेरिकल पहले करें, प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हमें पीक वेवलेंथ चाहिए यानी लैम्डा, तो इसके लिए हम टी को क्रॉस मल्टीप्लाई में डाल देते हैं, बी की वैल्यू आपको गिवन करेगा, उस बी से टी को डिवाइड कर दें। अब सेंटीग्रेड टू केल्विन भूलिएगा नहीं, सेंटीग्रेड टू केल्विन करना मस्ट है, और ये होता है +273 से। ये हम कई न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 15, 16, 17 में भी देख चुके हैं, टेम्परेचर वाला थर्मोडाइनमिक्स के साथ। अब दोनों को डिवाइड कर दें, आपके सामने ये आ जाएगा, जल्दी से कर दूँ, 2.898 एक्सपोनेंट माइनस ये जो सिखाया है -3 और डिवाइडेड बाई 305 आ गया 9 पॉइंट करके। बस ये समझ के कैलकुलेटर चलाएं, ये माशाल्लाह से आसान न्यूमेरिकल है। 3 आ गया, 3 जो है ये उसी कैटेगरी में है लेकिन प्लांक्स लॉ का न्यूमेरिकल है। कैसे सर पता चला? FM रेडियो ट्रांसमीटर, FM वगैरह, FM रेडियो वगैरह आप लोग सुनते हो, गाड़ियों में भी लगे होते हैं, कुछ लोग मोबाइल में सुनते हैं। उसमें वो कह रहे पावर आउटपुट है इतना, यानी कितने पावर पे उसकी ट्रांसमिशन आ रही है। आगे कह रहे हैं कितनी फ्रीक्वेंसी पे वो ऑपरेट कर रहा है। फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं ना कि 91.2 FM 100.2 या 101, तो ये वही फ्रीक्वेंसी होती है जो हम कहते हैं ना FM 101 या FM 91, वो यही फ्रीक्वेंसी है। हाउ मैनी फोटॉन्स पर सेकेंड, यानी कितने फोटॉन्स तादाद में निकल रहे हैं, हाउ मैनी, n हो गया, वो जो एक स्पेशल फार्मूला मैंने लिस्ट में बताया था उसका न्यूमेरिकल आ गया ये। अब पावर जो है किलोवाट में, किलो पीछे बता चुका हूँ, किलोमीटर में 1000 तो किलोवाट में भी 1000, 1000 का मतलब 10 की पावर 3, किलो से वाट बना दिया। मेगा, मेगा जो है वो होता है 10 की पावर 6, किलो जो है वो तो 10 की पावर 3 हो गया। इस तरह गीगा का भी आ जाए, गीगा हर्ट्स, तो चॉइस में छोड़ दिएगा, इसका मतलब होता है 10 की पावर 9, और इससे आगे का भी कभी पूछ ले, बहुत कम चांस है लेकिन पूछा अगर टेरा, तो इसका मतलब होता है 10 की पावर 12, किलो 3 फिर 6 9 12, मेगा गीगा टेरा। मेगा को 10 की पावर 6 से कन्वर्ट कर दिया, प्लांक्स कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी, वैसे गिवन होगा, याद कर लें तो अच्छा है, 6.63 एक्सपोनेंट -34। पुट एंड गेट का न्यूमेरिकल है, E=h म्यू, पहले h और म्यू की वैल्यू रख के यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रख के एनर्जी निकाल लें जूल में, क्योंकि एनर्जी के ज़रिए नंबर ऑफ फोटॉन्स आएंगे, ये एनर्जी आएगा तो ये फोटॉन की तादाद आएगी। अच्छा इसका एक और स्टाइल भी हो सकता है, आप एनर्जी अलग से ना निकालें, आप इस फॉर्मूले को ही रीमेक कर दें। देखिए सर आइडियाज़ भी दे रहे हैं आपको, ये हो गया इसका रीमेक, इससे ये होगा कि यहीं पे सब कुछ फीड हो जाएगा, ये काम नहीं होगा, और यहीं पे आप सारा कैलकुलेटर चला लेंगे, यानी कि पी आउटपुट जो दिया हुआ है इतना वाट बना के हमने कन्वर्ट किया है वो रखेंगे, एच और म्यू की वैल्यू रखेंगे और कैलकुलेटर चला देंगे पूरा पूरा। अब लेकिन पहले मैंने ई निकाल लिया तो सिर्फ इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, आपके पास ऑप्शन है, यानी दोनों में से जो करना चाहें आसानी से। 100 एक्सपोनेंट 3 ये आ गया,
और डिवाइडेड बाई 6.232 एक्सपोनेंट -26, क्योंकि मैं वैल्यू अलग से एनर्जी की निकाली है, ये आ गया। तो ये हो गया आपका 1.6 एक्सपोनेंट 30। तो ये इतने करोड़ों अरबों खरबों फोटॉन्स निकल रहे हैं, क्योंकि ज़र्रात हैं लाइट के रेडिएशन के, तो वो ट्रांसमीटर में से आ रहे हैं। सर ये हमें कैसे पता चला कि पर सेकंड? तो भाई उसने खुद ही कहा था फोटॉन्स पर सेकंड, और ये बात है बड़ी आसान सी। एच है जूल पर सेकंड, वाट होता है जूल पर सेकंड, हर्ट्ज होता है वेव्स या साइकिल्स पर सेकंड। तो इससे भी पता चलना चाहिए कि सब कुछ सेकंड सेकंड सेकंड, तो ये फोटॉन्स हुए पर सेकंड, पर सेकंड, समझे बात? और ये वैसे अभी ऑब्वियस था अगर ये आपको सारे अलग यूनिट्स, क्योंकि वाट जो है वो वर्क डन अपॉन टाइम होता है, यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क। हर्ट्ज जो है वो साइकिल्स या वेव्स या ऑसिलेशंस पर सेकंड होता है, उसमें भी सेकंड, तो सब सेकंड, तो फोटॉन्स भी सेकंड में। सही है भाई, गए तो नहीं है ना आप लोग? गुड। टॉपिक बदल रहा है, ये आ गया कैटेगरी 2 का न्यूमेरिकल, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। मैंने अपने प्रीव्यू में बताया था कि बच्चों अगर न्यूमेरिकल्स को थोड़ा सा आसान बनाना चाहते हो तो कैटेगरी वाइज करो, ताकि रिवीजन के वक्त ये सब समझ में आए। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है इसका पहले ही पहला, एक लाइट सोर्स है जिसकी वेवलेंथ इल्यूमिनेट कर रही है एक मेटल को, उससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। ये फोटो इलेक्ट्रिक का टॉपिक पढ़ेंगे, आपको बताएगा उसमें फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जब रेडिएशन इल्यूमिनेट करती है उस सरफेस को। अब वो काइनेटिक एनर्जी के साथ निकल रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ये पहली काइनेटिक एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी 1। एक और सेकंड लाइट सोर्स है, वो हाफ वेवलेंथ कर रही है, यानी कि इसकी अगर वेवलेंथ को मैं लैम्डा सोच लूँ तो इसकी वेवलेंथ λ/2 हो जाएगी, क्योंकि हाफ लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? अब इसकी काइनेटिक एनर्जी सोर्स बदलने से हो गई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी 2 है। अब इतनी कहानी के बाद वो बोल रहा है कि वर्क फंक्शन बताएं। तो वर्क फंक्शन उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, जैसे कैल्शियम है, जिंक है, सोडियम है, जिस सरफेस से निकलेंगे ना उस सरफेस का ये वर्क फंक्शन प्रॉपर्टी है कि इसके बगैर वो निकल नहीं सकते फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यानी वो हिडन इलेक्ट्रॉन्स जो छुपे हुए उसमें है। डाटा बनाए जो मैंने ऊपर बताया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 1 है, मैक्स ना भी लिखें, सिर्फ के ही 1 लिख दें। दूसरी जो है 2 है, उसको 2 लिख दें। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं इसको जूल में? क्योंकि अभी नीचे आपको देखेंगे दूसरे अंदाज का न्यूमेरिकल, ये खुद ही ऑटोमेटिक आंसर ही किलो उसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे देगा, इसलिए नो कन्वर्जन इज नीडेड, ऑप्शनल। वर्क फंक्शन का सिंबल ये होता है, पहचान लें, फाई नॉट। बुक वालों ने फाई लिखा है, लेकिन फाई नॉट होना चाहिए क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है ये। अगर थ्रेशोल्ड में म्यू नॉट आ रहा है तो इसमें भी उसूलन नॉट होना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो खैर है। अब पहली सोर्स का, अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन आपको याद है? नहीं याद तो पहले याद करो। ओरिजिनल ये फॉर्मेट होता है इसका, ओरिजिनल इसकी शक्ल ये है कि आने वाला फोटोन अपनी तवानाई 2 हिस्सों में इस्तेमाल करेगा, यूटिलाइज करेगा इन 2 पार्ट्स, काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी ये फोटोन का है आने वाला इंसिडेंट, और ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स का है निकलने वाला जाने वाला इलेक्ट्रॉन। अब सवाल फंस गया, बताएं क्यों? क्योंकि 2 चीज़ें अननोन हो गई, ना वेवलेंथ है मेरे पास, ना वर्क फंक्शन है। रास्ता बनाना पड़ेगा इस सवाल में। तो बनाने से पहले इसमें जो वैल्यू है वो तो पुट करते हैं। 1 अगर दी हुई है तो ये यहाँ पुट कर देते हैं, और चूँकि वेवलेंथ दी हुई है उसका जिक्र किया हुआ है, वेवलेंथ हाफ हाफ, तो हम इस म्यू को बदल देंगे, क्योंकि म्यू होता है C/λ, इससे रिप्लेस कर देंगे पहली फुर्सत में। तो अब ये इक्वेशन 1 इसलिए बन गई कि ये फंस गया मामला, क्योंकि ना वर्क फंक्शन पता है ना वेवलेंथ पता है। अब यही काम करें सेकंड के लिए, सेकंड वेवलेंथ के लिए। अब सेकंड वेवलेंथ का उन्होंने हाफ वैल्यू दी हुई है, यानी इसको भी समझ लें कि पहली वेवलेंथ अगर लैम्डा है तो दूसरी वेवलेंथ λ/2 है, हाफ ऑफ। सही है? अब इसी बुनियाद पे यहाँ तो लैम्डा आया, लेकिन यहाँ पे λ/2 आ गया, क्योंकि ये सेकंड है, यानी समझेंगे ये 2 है, तो उसकी वैल्यू पुट हो गई λ/2। रेसिप्रोकल करेंगे 2 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी अभी के 4 है, इस 4 वाले को पुट करेंगे, यहाँ 4 हो जाएगा। अब ये 2 इक्वेशन है और 2 अननोन है। अब चाहे आप इसको सॉल्व करके लैम्डा पहले निकाल लें या पुट करके फाई पहले निकाल लें। अब मैंने ये टेक्निक चलाई है
कि मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर दी है। आप पुटिंग वुटिंग भी कर सकते हैं कि इस HC/λ की जगह ये वैल्यू ही पुट कर दो, ये आपके पास चॉइस है। ये लग रहा है HC/λ ये वैल्यू है उसकी, ये यहाँ पे रख दी तो ये ट्वाइस ऑफ हो जाएगा, 2 1 2 और 2 5 0, ये भी एक ऑप्शन होगा। यानी ये कह रहा हूँ जिनको सब्ट्रैक्शन में डर लगता है उनके लिए बोल रहा हूँ। यानी यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा 5 0, ये 4.0 ऐसे ही रहेगा और 2 टाइम्स ये हो जाएगा पूरा HC/λ की वैल्यू 5 0 + 1, तो ये हो जाएगा 2 5 0 + 2। अब देखें ये 2 में से 1 माइनस होगा, 4 में से 2 माइनस होगा, 2 आ जाएगा। इससे देखें आया, इससे जल्दी आ रहा है। सर फिर आपने इससे किया क्यों नहीं था? तो भाई मैं ऑप्शन देता हूँ ना आपको, मैं भी अगर रटा रटा आ जाऊँ तो फिर मेरे अंदर टीचर होने वाली क्या बात आई? आया इससे भी 2। अभी बताने वाला है मैथ्स आती हो ना तो ये याद करने का नहीं है कि सर ने यूँ किया है हम भी यूँ छाप लें, हम भी यूँ रट लें। नो, समझ में आ गया कि इसमें अब हमें लैम्डा और 5 0 में से किसी एक को एलिमिनेट करना है और अपने मेन वर्क फंक्शन तक पहुंचना है। तो अब रास्ता चॉइस आपकी, मैथ्स आपकी। इसमें नंबर नहीं कटते कि मैंने सर वाले रास्ते से मैथ्स किया, कुछ बस जायज़ हो, लीगल हो। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्शन की, इन दोनों को माइनस कर दिया, तो ये राइट का राइट से माइनस हो गया, लेफ़्ट का लेफ़्ट से माइनस हो गया, ब्रैकेट खोला तो आपके सामने मंजर क्या हुआ, उससे HC/λ की वैल्यू आ गई, उसको पुट कर दिया यहाँ पे 1 में 3, तो 3 - 1 से 2 आ गया। लेकिन ये वाला आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस रूट से आ जाएंगे कि पुट इन इक्वेशन 1, ये पुटिंग का मेथड हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्शन का मेथड है, चॉइस आपकी। समझे भाई? तो ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिएगा। अगला भी इसी कैटेगरी का है जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये न्यूमेरिकल, यानी इसके ज़्यादातर न्यूमेरिकल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मैंने अपने टारगेट गैस पेपर में भी निकाले हुए, टारगेट गैस पेपर भी जाके जो है वो ले लें, PDF उसकी अवेलेबल है। और इम्पॉर्टेंट उसमें चैप्टर बाय चैप्टर, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हैं हर चीज़ के। 430 नैनोमीटर वायलेट लाइट, यानी नैनोमीटर में वेवलेंथ हो गई उस रोशनी की, क्योंकि किसी रोशनी की मेन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है उसकी वेवलेंथ, गिवन है। आगे वो वर्क फंक्शन दे रहा है, पिछले में पूछा था इसमें दे दिया उसने, तो ये 5 या 5 0 हो गया। अब दो चीज़ें पूछ रहा है, वो एनर्जी बताओ जो इंसिडेंट फोटोन की है। इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी E = hν होती है। अगर वेवलेंथ दे देगा तो HC/λ होती है। अब तो फॉर्मूले याद होंगे। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो निकल के जा रहे हैं उनकी। असल में ये कहानी ये होती है भाई बेटा, जिनको एक सर ये पढ़ा रहे हैं क्या, ये देखें, ये वो फोटो सरफेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन छुपे बैठे होते हैं। ये आया फोटोन, इस फोटोन ने हिट किया इसको, hν लेके एनर्जी आया, यानी HC/λ, और इसको हिट किया। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, पहले वो सरफेस पे आएंगे अपना वर्क फंक्शन लेके, यानी वर्क फंक्शन एक तरह का वर्क डन है, ड्रैग करने का, टू ड्रैग द इलेक्ट्रॉन ऑन टू द सरफेस। फिर उसके बाद ये निकल के दौड़ना शुरू हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो अपनी एनर्जी लेके दौड़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो अब देखिए दिस = दिस प्लस दिस से ये फिर हमारा फॉर्मूला बनता है। ये देखिए, एनर्जी ऑफ फोटोन = यूटिलाइज्ड एनर्जी ऑफ फोटोन इन 2 पार्ट्स टू दैट इलेक्ट्रॉन, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क फंक्शन। कहानी समझ आए? ये है पूरी थ्योरी, मुख्तसर बताइए, लेकिन इसका लेक्चर आप देख लें जाके, सेक्शन C का सवाल है ये। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻⁹, पता ही होगा। P को लिख देता तो 10⁻⁻12 हो जाता, माइक्रो बोल देता तो 10⁻⁻6 हो जाता। वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, प्लांक्स कांस्टेंट हमें याद होना चाहिए। एनर्जी पूछ रहा है फोटॉन्स की, एनर्जी पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन्स की, सही है। अब प्लांक्स क्वांटम लॉ से तो हम पहुंच जाएंगे एनर्जी ऑफ फोटोन तक, क्योंकि म्यू है होता है HC/λ आ गया। अब यहाँ पे कैलकुलेटर बहुत ध्यान से सही से चलाएं। आप तो आगे ना आपको चलाने कैलकुलेटर, तो मैं टाइम बचाऊँ कि ना चलाऊँ। 6.63 एक्सपोनेंट -34 मल्टीप्लाई बाई स्पीड ऑफ लाइट 3 एक्सपोनेंट 8। देखिए मल्टीप्लाई अलग से करें पहले, देखिए ये सीखें बोर्ड एग्जाम, अलग से मल्टीप्लाई। अब इसको डिवाइड, इस नैनोमीटर वाले कन्वर्जन से डिवाइड बाई 430 एक्सपोनेंट -9। इससे आपका ये आ गया, बोले जूल में। जूल को कन्वर्ट करना याद रखिएगा लाजमी है, क्योंकि पार्टिकल्स की एनर्जी छोटी,
तो अब इसके लिए आपको ये रिलेशन मैंने अभी थ्योरी में बताया था शुरू में इसी लेक्चर के वीडियो के, तो इसको अब अगर आपको जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाना है तो इस वैल्यू से आप डिवाइड करेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि आप बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो डिवाइड करके, क्योंकि ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज़्यादा होती है गिनती में, मैग्नीट्यूड में, वरना कीमत जो है वो डिवाइड कर दे कैलकुलेटर से तो ये आपका आ जाएगा। और ये असल में क्या है, ये ई का मतलब चार्ज होता है, देखिए चार्ज की वैल्यू है ये, अगर याद हो आपको ये ई की वैल्यू होती थी केमिस्ट्री में। अब इसको डिवाइड कर दें 1.6 एक्सपोनेंट -19 से तो आपके पास आ गया। अच्छा ये कभी अपॉन आ जाए इस तरह से तो आप SD मोड दबा देंगे डिलीट से ऊपर वाला, तो ये फ्रैक्शन को डेसिमल कर देता है। कैलकुलेटर भी फुल टाइम सिखा रहा हूँ, फ़ायदा उठाएं बच्चों। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया आपका एनर्जी। अब दूसरा क्या उसने पूछा है कि जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी, तो वो इससे निकलेगी, इस फॉर्मूले से, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से, क्योंकि ये जो एनर्जी आई वो हम वहाँ पुट कर देंगे, इसको ई बना के। वर्क फंक्शन उसने सवाल में दिया हुआ है, दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इसको जूल नहीं बना दीजिएगा, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाला है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, तो माइनस किया तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी भी आ गई। क्योंकि अगर यहाँ इसको जूल बनाते आगे एहसास होता कि अरे फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में माइनस। और इसमें देखिए साइंस क्या बनी कि देखिए इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, ये देखिए बड़ी वैल्यू आई 2.71 से और 0.18 से। ये देखें चेकिंग भी सिखा रहा हूँ, क्योंकि आने वाला जो फोटोन है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी का होगा, तभी तो अपनी एनर्जी देगा ना दूसरों को। तो इलेक्ट्रॉन को उसने दी, और इलेक्ट्रॉन की 2 हिस्सों में इस्तेमाल हुई, तो वो दोनों हिस्से छोटे होने चाहिए। अब देखिए ये दोनों हिस्सा इस इनिशियल से छोटा है। कुछ समझ में आ रहा है बेटा? गुड। अब इसको जो है आप रिवाइज भी करें, मैं तो न्यूमेरिकल धड़ाधड़ कराया जा रहा हूँ, रिवीजन करें तब A और A1 ग्रेड आएगी ना माशाल्लाह से। ये भी सेम उसी कैटेगरी का है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कैटेगरी 2 का, सही है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं मिनिमम एनर्जी फ्रीक्वेंसी को। अगर फर्स्ट ईयर का कोई केमिस्ट्री यानी प्री इंजीनियर मेडिकल का स्टूडेंट मुझे देख रहा है तो उसको याद होगा चैप्टर 9 केमिकल काइनेटिक्स, उसमें एक चीज़ आती थी थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। थ्रेशोल्ड का लफ्ज़ जहाँ भी आ जाए साइंस में इसका मतलब होता है मिनिमम लेवल या एक बैरियर। तो इसमें भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स का बैरियर होता है, ये जो मैंने दिखाया ना, ये बैरियर है, यानी अगर इस वैल्यू से नीचे रहेगी रोशनी यानी इंसिडेंट फोटॉन्स और उसकी एनर्जी, तो फोटो और इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे नहीं, एमिट नहीं होंगे, इजेक्ट नहीं होंगे, चाहे जितनी देर भी आप बैठे रहें। तो ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसका दूसरा अल्टरनेटिव नेम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। वो कह रहा है कि उसकी जो है वैल्यू कितनी है ये। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है नॉट, और आने वाली रोशनी का सिंबल क्या होता है भाई? म्यू। यानी ये इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी हो गई रेडिएशन की, और ये निकलने वाले कट ऑफ लेवल की हो गई। तो ये दोनों अब देख रहे हैं कट ऑफ की वैल्यू देखें ज़्यादा है, इसमें पावर 13 है, 14, 13 देख रहे हैं, छोटा बड़ा, क्योंकि उससे कम पे निकलेंगे नहीं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो दे रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का निशान V0 होता है। ये वो पोटेंशियल होता है जो रोकता है, रिटार्ड करता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स को सामने की तरफ जाने में। अब वो कह रहा है प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकालो, लेकिन एस्टीमेट। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर पिछले न्यूमेरिकल में तो आप कह रहे थे कि ये गिवन होगी, याद कर लो वगैरह वगैरह। तो बेटा ये एक एस्टिमेशन का मतलब है कि वो वैल्यू एक्सपेरिमेंटल है, वो कैलकुलेटेड है, ये हमें तय करनी है कि इस गिवन डाटा के लिहाज से उस h यानी प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या एस्टिमेट होकर आएगी, क्या आएगी। इसका ये मतलब नहीं कि हम वो वाली निकालेंगे। यही अब आगे पूछ रहा है डिटर्मिन द परसेंटेज एरर, यानी वो ये भी पूछ रहा है कि कितनी उस h की वैल्यू में तब्दीली आई इनिशियल के लिहाज से। देखिए इनिशियल जो है ये एक्सपेरिमेंटल है, और जो हम निकालेंगे वो एस्टिमेटेड है, समझे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट, फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट म्यू, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ समझ लें, नेगेटिव ये दिखाने के लिए होता है कि ये रिटार्डिंग पोटेंशियल है,
जो रोकता है फॉरवर्ड मोशन को या ये तय करवाता है कि विच ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स पजेस द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। लेकिन व्हेन वी यूज़ इट इन द न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ यूज़ होगा, उसमें हम वो साइन लगाएंगे नहीं, वरना एंड में एच माइनस माइनस आ जाएगा विच इज़ नॉट परमिसिबल या इलीगल। समझे? अब ये हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ई एक्स पी का मतलब एक्सपेरिमेंटल यानी एक्चुअल, एक्सपेरिमेंटल या एक्चुअल। अब इसकी मदद से हम निकालेंगे एस्टिमेटेड। ठीक है, अब एस्टिमेटेड हम निकालने जा रहे हैं एच के नाम से। आप इसको ई लिख सकते हैं, आपके ऊपर है, ई फॉर एस्टिमेटेड, ई एक्स पी फॉर एक्सपेरिमेंटल, ना भी लिखे कोई मसला नहीं है। अब इसमें भी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगेगी, लेकिन इसमें दोनों एच वाला फॉर्मेट लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि इस और ई वी नॉट वाला, ये नोट कर रहे हैं आप बारीकियाँ? ये देखें, इसमें जो है हमारे ये वाला फॉर्मेट क्यों यूज़ किया? क्योंकि सवाल में एनर्जी का जिक्र था। शुरू का जो है मेरा वीडियो का पहला पोर्शन देखिएगा, उसमें जो फॉर्मूलाइज बनाए फोटो इलेक्ट्रिक की 3 शक्लें हैं, डिपेंड करता है कौन सी शक्ल लगानी है। यहाँ पे अब देखें एक शॉपिंग पोटेंशियल है, उसकी लिहाज से वो वाला फॉर्मेट लगा रहा हूँ। समझ के करें बेटा, टाइम लग रहा होगा वीडियो में और आपके पढ़ने में, लेकिन इसका फ़ायदा आपका। एच एक तरफ किया, माइनस हो गया, कॉमन लिया। अब एच चाहिए तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई में अलग कर दिया एच से ब्रैकेट को। सही। अब ई की वैल्यू रखें, वी नॉट की वैल्यू रखें, म्यू और म्यू नॉट की वैल्यू रखें। कैलकुलेटर एहतियात से चलाएं, ऊपर मल्टीप्लाई है नीचे माइनस है, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से, किसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.16 से, तो ये ऊपर का हिस्सा आ जाएगा भाई, आ गया 2 पॉइंट करके। और नीचे को माइनस करेंगे 1.2 एक्सपोनेंट 14 माइनस 8 एक्सपोनेंट 13, ये नीचे का आ जाएगा भाई, आ गया। एक चीज़ और सिखा दूँ, अब ये जो नीचे एन में आया है ना, अब इसको आप मिटाएं नहीं, कैलकुलेटर की स्क्रीन को क्लियर नहीं करें। ये मोड से नीचे वाला जो बटन है ना, ये इन्वर्स कर देगा अगर आप उस कैलकुलेटर की मेमोरी में ही रहना चाहते हैं। ये देखें, इसने इन्वर्स करा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें इस ऊपर वाली वैल्यू से, मल्टीप्लाई कर दें 2.56 एक्सपोनेंट माइनस 20 से। ये कैलकुलेटर भी सीख रहे हैं आप तो फ़ायदा हो रहा है। अब इससे क्या हुआ, आ गई वो चीज़, यानी कभी कोई डिवाइड का कैलकुलेटर में आंसर आया हुआ है तो उसको नॉट से नीचे वाला बटन दबाएं, ये वाला, इससे जो है वो इन्वर्स कर देगा, यानी ऊपर चला गया। अब मल्टीप्लाई कर दें, स्क्रीन अपनी जगह कायम रही, मेमोरी। अब ये देखिए 6.4 आया है और ये 6.6 होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल। तो अब देखिए 6.6 बड़ा है 6.4 से, 10 की पावर लिख के नहीं दिखा रहा हूँ। तो अब देखिए बड़े में से छोटा माइनस होगा, ये मैंने इधर उधर लिख दिया है, लेकिन आप लोग सीधा लिखिएगा। मैं लिख चुका था तो मिटाया नहीं मैंने। तो बड़ी वैल्यू को पहले लिखें, छोटी वैल्यू को बाद में लिखें और फिर माइनस कर दें। जो माइनस करके है वो इनिशियल के लिहाज से यानी एक्सपेरिमेंटल के लिहाज से डिवाइड, क्योंकि कोई भी परसेंटेज हम निकालते हैं इनिशियल के एक्चुअल कितना था, तो अब दोनों का डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100 से ये परसेंटेज आ जाएगी। यानी ये कह रहा हूँ 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34 में से माइनस करें, यानी पहले प्लस को लिखें फिर यानी ये ब्रैकेट में इधर उधर लिखिएगा, माइनस कर दें इसमें से 6.4 एक्सपोनेंट माइनस 34, ये ऊपर वाली चीज़ आ गई 2.3 करके। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई एक्चुअल वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट कर दें, यानी डिवाइड बाई 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34, तो इससे आपका जवाब आ गया 3.46। दोबारा देख लेते हैं, 2.3 एक्सपोनेंट माइनस 35 मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइड बाई 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34, आ गया 3.46। ये तो अपने हाथ से भी कैलकुलेटर चलाएं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ये भी है, प्रैक्टिस करते रहें। जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बोल रहा हूँ पहले प्रैक्टिस कीजिएगा भाई। अच्छा, अब यहाँ से टॉपिक चेंज हो रहा है, अब आएगा कॉम्पटन इफेक्ट के 2 न्यूमेरिकल। ये कॉम्पटन इफेक्ट है। कॉम्पटन इफेक्ट जो है
स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहलाता है। और ये बेसिकली ये सारे टॉपिक फोटोन के हैं, क्वांटा के हैं, चैप्टर का नाम भी यही था। इसके हम न्यूमेरिकल को इस तरह पकड़ेंगे, एक्सरेज यूज़ होती हैं कॉम्पटन इफेक्ट में, कोई और रेडिएशन ये नहीं अमल करेगा। एक्सरेज की एनर्जी दी हुई है तो ये एनर्जी ई हो गई। कॉम्पटन स्कैटरिंग, अच्छा इसके दो तरीके हैं पकड़ने के, एक तो कॉम्पटन का लफ्ज़ आ जाए, नहीं तो एक्सरेज आ जाए। स्कैटर्ड एक्सरेज जो है वो 30 डिग्री पर डिटेक्ट होती है, यानी उसका थीटा हो गया एंगल जो हमने फॉर्मूले में शुरू में देखा था। आगे कॉम्पटन शिफ्ट पूछ रहा है, कॉम्पटन शिफ्ट का मतलब वेवलेंथ में शिफ्ट, वो डेल्टा लैम्डा हो गई। एनर्जी भी पूछ रहा है जो निकलने वाली आगे बढ़ने वाली एक्सरेज है। इसका टॉपिक ये होता है कि एक्सरेज आती हैं, एक रुके हुए इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी स्टैटिक इलेक्ट्रॉन से टकरा के खुद स्कैटर हो जाती हैं, ये एक्सरेज आई और ये एच म्यू एनर्जी लेकर आई और ये स्कैटर हो गई। सही है, किस एंगल पे स्कैटर हो गई? खुद थीटा एंगल पे हो गई और इलेक्ट्रॉन को धक्का मार दिया, रिकॉयल करवा दिया दूसरी तरफ, ये रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। ये इसका टॉपिक है। सही है, यानी इसमें पार्शियल एनर्जी इसके अपने पास रह जाती है और पार्शियल इलेक्ट्रॉन के पास रह जाती है। फोटो इलेक्ट्रिक में टोटल एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है, क्योंकि फोटोन एब्जॉर्ब होकर गायब हो जाता है और इलेक्ट्रॉन को निकालता है। इसमें इलेक्ट्रॉन को टक्कर मार के एक तरफ कर देगा धक्का और ख़ुद एक तरफ चला जाएगा, तो इसका मतलब खुद कायम है, गायब नहीं हुआ। तो हम कहेंगे ये पार्शियल अपनी एनर्जी दो हिस्सों में इस्तेमाल कर रहा है, अपना यहाँ पे रहेगा और दूसरा धक्का मारेगा। एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम बनाएंगे जूल, क्योंकि जूल स्टैंडर्ड यूनिट है। किलो का मतलब 10⁻³ मल्टीप्लाई कर देंगे उस इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कन्वर्जन के लिए तो जूल में आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर खुद चला लेंगे ना। प्लांक्स कांस्टेंट हमें पता है, स्पीड ऑफ लाइट भी पता है, स्कैटरिंग एंगल का निशान थीटा जो यहाँ पे डायग्राम में भी दिखा दिया। अब तीन चीज़ें पूछ रहा है। शिफ्ट यानी ये जो वेवलेंथ लेके आता है वो लैम्डा होती है और लेके जो जाता है वो लैम्डा डैश होती है। तो इन दोनों का जो फ़र्क हो जाता है वो हो जाता है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, इसको कहते हैं शिफ्ट इन वेवलेंथ। ये अब पूछ रहा है एक्सरेज की एनर्जी पूछ रहा है जो गई आगे, यानी लेके आई थी E1 एनर्जी, तो अब लेके जाएंगी E2 एनर्जी। तो इसलिए इसको E1 नाम दे दिया इंसिडेंट को और रिक्वायर्ड को E2 दे दिया। IF भी लिख सकते हो, इनिशियल फाइनल आपके ऊपर। रिक्वायरिंग इलेक्ट्रॉन को E के साथ इंडिकेट कर दिया कि E फॉर इलेक्ट्रॉन। अब ये फार्मूला याद कर लें क्योंकि ये बहुत कीमती फार्मूला है, इसके ज़रिए कॉम्पटन शिफ्ट आती है। अब इसके बाद इसमें आपके दो ऑप्शन होते हैं। अगर गौर करें तो ये हिस्सा पूरा कांस्टेंट है, अगर गौर करें तो ये हिस्सा पूरा कांस्टेंट है। H प्लांक्स कांस्टेंट, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रेस्ट कांस्टेंट और C स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट। इन तीनों को डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये भी इजाज़त है कि आप ये वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको डर लग रहा है तो आप ये उसी वक्त करके देख लें। यहाँ पे पुट के वही आ रहा है 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34 डिवाइड बाई एम नॉट क्या होता है भाई 9.11। अगर एम नॉट आपको याद नहीं है तो बता दूँ भाई, एम नॉट 9.11, सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं आप, 31 kg। तो 9.11 एक्सपोनेंट का माइनस 31 और डिवाइड करवा दें इसी से C की वैल्यू से, स्पीड ऑफ लाइट से, तो 3 एक्सपोनेंट 8 आ गया। बोले यही लिखा हुआ था यहाँ पे। तो ये अब cos 30 होता है 0.86, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है आपके पास, तो ये cos 30 अपॉन आ जाए तो ये SD मोड यानी साइंटिफिक टू डेसिमल। अब इससे मल्टीप्लाई कर दें, मीटर में ये शिफ्ट आ गई। ठीक है, अच्छा अब ये शिफ्ट ऐसी आई है जो पावर 12 के करीब है, तो अब ये PM का मतलब पिकोमीटर, टाइम वाला नहीं है, ये पिकोमीटर है, क्योंकि 10 की पावर -12 जो है वो होता है पिकोमीटर। अब इसमें अगर मैं एक डेसिमल इसको इधर मूव कर दूं तो ये -13 से -12 हो जाएगा, क्योंकि एक डेसिमल इधर मूव करने का अंदर 10 की पावर प्लस, तो -13 + 1 कितना होता है बेटा -12 आ गया। अब इस -12 का मतलब हो गया पिको और डेसिमल उधर एक जा चुका है। समझ में आ रहा है ना? गुड। E1 H μ1 का मतलब C/λ1। अब ये उधर कर दें, ये इधर, क्योंकि हमें वेवलेंथ आएगी तो हम एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन फोटोन बता सकते हैं, क्योंकि ये वेवलेंथ पहली जो आई है लैम्डा डेल्टा वाली, ये जो आई, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो
पता चल जाएगी कि बाद में उसकी कितनी बची वेवलेंथ। अब इसमें सारी वैल्यू खुद डालें कैलकुलेटर में, बस ध्यान रखिएगा एक साथ नहीं फीड कीजिएगा, मल्टीप्लाई अलग फिर डिवाइड। ये आ गया आपकी वो वेवलेंथ जो इंसिडेंट की है। 1 का मतलब इंसिडेंट, कौन इंसिडेंट भाई? फोटोन। और डेल्टा का मतलब शिफ्ट। अब हम इनको माइनस करवाएंगे तो आंसर आएगा। ये देखें, शिफ्ट इज फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। अब हमें लेकिन चाहिए ये वाला 2 वाला, तो ये 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास आई हुई है, याद है? नहीं तो पलट के देखें पेज। ये डेल्टा लैम्डा आई हुई है और ये लैम्डा 1 आई हुई है। इन दोनों को रख दें यहाँ पे ले आके, रख दिया, प्लस करें कैलकुलेटर से, ये आ गया। यानी कि ये हमारी आफ्टर स्कैटरिंग वेवलेंथ आई। लेकिन वो तो पूछ रहा है आफ्टर स्कैटरिंग एनर्जी। पता चल रहा है हो क्या रहा है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसलिए नहीं कि लेंथी है, इसलिए कि इसमें रास्ता बनाना है। क्योंकि देखें वेवलेंथ आएगी तो एनर्जी आएगी, और एनर्जी जब आएगी तो वो आंसर होगा। यानी वेवलेंथ ने रास्ता बनाया, तो अब इस वेवलेंथ को रखेंगे तो देखें एनर्जी आ जाएगी। और एनर्जी जूल में आई तो इसको कन्वर्ट करेंगे, एच और सी की वैल्यू रखें, लैम्डा 2 जो आया वो रखें अपॉन में, कैलकुलेटर चलाएं, जूल आया, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाना भी 2 दफ़ा सिखा दिया, अब तो पक्का करें आप लोग, डिवाइड करें और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहुंच जाएं। अब इसमें भी एक बारीकी आई कि 10 की पावर 5 10 की 3 की पावर करीब है, तो अब यहाँ पे 2 डेसिमल राइट पे मूव करें। जब डेसिमल राइट पे मूव होता है तो 10 की पावर माइनस हो जाती है। तो अब अगर 2 माइनस करेंगे राइट पे तो 5 माइनस 2 से ये 3 हो जाएगी। 3 का फ़ायदा क्या होगा? किलो हो जाएगी। और ये सब देखें रटना नहीं है बच्चों, ये देखें सवाल किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये फिजिबिलिटी हुई कि इसको भी आंसर भी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और देखिए चेकिंग हो रही है साथ साथ, 300 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके आया था एनर्जी ये फोटोन, कुछ अब ये देगा इलेक्ट्रॉन को, तो इसका मतलब इसकी 300 से कम हो जानी चाहिए। हुई? मज़ेदार न्यूमेरिकल है, सीखे भी तो आपका इंटरेस्ट कायम होगा। अब इन दोनों को माइनस कर दें तो इलेक्ट्रॉन की आ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फोटोन की आने वाली एनर्जी इनिशियल और फोटोन के जाने वाली एनर्जी यानी फाइनल का माइनस है। क्योंकि ये समझे जो आया जो गया, इन दोनों का जो माइनस होगा वो इसको मिल जाएगा, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अब देखिए ये माइनस किया, अच्छा इसमें 0.1 को आप इग्नोर कर सकते हैं राउंड ऑफ करके, तो माइनस किया राउंड ऑफ वाला, तो 300 माइनस 278 से आपका आ गया 22 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किलो में इसलिए आया कि हमने किलो में रखा हुआ है ऊपर। सही है? देखिए समझ के करें बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लें, ये भी कॉम्पटन इफेक्ट का है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें 4 पार्ट है, लेकिन इम्तिहान में ये चारों पार्ट नहीं आ सकते, 1 या 2 पार्ट आएंगे। ये भी कॉम्पटन इफेक्ट का केस ही चल रहा है। इससे पिछला क्वेश्चन नंबर 8 भी कॉम्पटन ही का था, कैटेगरी वाइज करवा रहा हूँ मैं, आपको फ़ायदा उठा लें। इसमें कह रहा है एक फोटोन ऑफ वेव लेंथ, यानी इसका मतलब है कि ये इनिशियल वेव लेंथ है बिफोर कोलिजन। अगर आपने इसकी थ्योरी मेरे साथ पढ़ ली थी तो वेव लेंथ तब्दील हो जाती है और फ्रीक्वेंसी। विद एन इलेक्ट्रॉन आफ्टर द कोलिजन वेव लेंथ इज फाउंड टू हैव बीन चेंज। सही है? टकराने के बाद उसकी वेव लेंथ चेंज हो गई। कॉम्पटन वेव लेंथ गिवन है, उसने कर दी। कॉम्पटन वेव लेंथ का मतलब होता है कॉम्पटन शिफ्ट। सही है? अब उसके आगे वो पूछ रहा है कि आफ्टर कोलिजन वेव लेंथ बताएं, यानी फाइनल वेव लेंथ बताएं, फोटोन का डिफ्लेक्शन एंगल बताएं और इलेक्ट्रॉन का स्कैटरिंग एंगल बताएं और काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की आफ्टर कोलिजन बताएं। तो ये न्यूमेरिकल है आसान, बस 4 पार्ट की वजह से थोड़ा लंबा लगेगा, आपको परेशान ना हो। अब इनिशियल वेवलेंथ को आप लैम्डा 1 से शो कर दें, कन्वर्जन नहीं है क्योंकि मीटर स्टैंडर्ड यूनिट है। कॉम्पटन वेवलेंथ का मतलब हो गया कॉम्पटन शिफ्ट, यानी चेंज इन वेवलेंथ। सही है? फोटोन वेवलेंथ जो फाइनल है उसको मैंने 2 नाम रख दिया। कोलिजन के बाद जो एंगल ऑफ फोटोन होगा, इसकी थ्योरी भी थोड़ी सी पीछे बता चुका हूँ, यानी ये फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन को टकराया, इलेक्ट्रॉन को एक तरफ स्कैटर कर दिया उसने
और ख़ुद एक तरफ जो है वो रिकॉयल हो गया, या दूसरा अल्फाज बोल दें तो इलेक्ट्रॉन का रिकॉयल कर दिया, ख़ुद स्कैटर हो गया। तो ये थीटा एंगल बनाते हुए जाता है और ये फाई एंगल बनाते हुए ये इलेक्ट्रॉन चला गया और ये फोटोन चला गया। समझे यहाँ तक? और ये इनिशियल आया था फोटोन और ये गया था फोटोन, और जो चेंज हुआ इस दौरान वो डेल्टा लैम्डा। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कॉम्पटन इफेक्ट में टकराने के बाद वेवलेंथ बढ़ती है। सही है, थ्योरी भी देख लीजिएगा। तो इस बुनियाद पे 2 में से 1 माइनस किया, क्योंकि हमारे पास ये है और ये है तो ये चाहिए, तो प्लस करके आ जाएगा, क्योंकि ये उधर जाके माइनस होगा, ये इधर आके साइन चेंज हो गया। ये लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस डेल्टा लैम्डा। लैम्डा 2 चाहिए ना, तो ये उधर जाके माइनस का प्लस हो गया। वैल्यू रख के कैलकुलेटर चलाएं, सिंपल एज दैट। फोटोन वेवलेंथ आफ्टर कोलिजन, इतना छोटा सा पार्ट। कॉम्पटन शिफ्ट के लिए आपको कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसमें थोड़ा ध्यान रखें, थीटा ब्रैकेट में फंसा हुआ है तो पहले ब्रैकेट को अकेला कर लेते हैं, या तो पहले फार्मूला मेकिंग कर लें, पहले वैल्यू रख दें। मैंने यहाँ पे वैल्यू पहले रख दी है, डेल्टा लैम्डा की जगह वैल्यू रखी m0 c मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्पीड ऑफ लाइट। ये पूरा एक कांस्टेंट है, अगर आप चाहें तो इस कांस्टेंट की वैल्यू भी रख सकते हैं, क्योंकि इसमें सब कांस्टेंट्स हैं। h प्लैंक्स कांस्टेंट, m0 रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, c स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट। ये पूरे को आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट भी फीड करके एक कांस्टेंट लिख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। 6.63 एक्सपोनेंट -34 डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 एक्सपोनेंट -31 और 3 एक्सपोनेंट 8 स्पीड ऑफ लाइट 2.425। ये वाला हिस्सा जो है ना हमेशा ये आएगा 2.425 एक्सपोनेंट -12। ये आप डायरेक्ट भी फीड कर सकते हैं, इसकी इजाज़त है, क्योंकि ठीक है। तो अब ये जो है कैलकुलेटर चलाया और 1 माइनस कॉस थीटा को अलग करा, ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया, ये नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई में आ गया। इस पे पूरे पे कैलकुलेटर चला दें, 1 आ गया, क्योंकि देखिए 6.6 कैंसिल हो गया, पूरा पूरा 1 का 1 से -0 और 0 का कॉस इनवर्स क्या होता है बेटा 90, यानी बिल्कुल परपेंडिकुलर जो है ये फोटोन स्कैटर कर गया कोलिजन में। तो ये पार्ट मज़ेदार है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी शार्प है, और ये ख्याल रहे कि ये कांस्टेंट्स आपको इम्तिहान में गिवन होंगे, तो इसके लिए परेशान नहीं होगा कि हमें कांस्टेंट याद करने पड़ेंगे। हाँ, जो बेसिक कांस्टेंट है वो याद कर लें। तीसरा पार्ट इसका थ्योरेटिकल है, क्योंकि अगर आप लोग गौर करें तो इलेक्ट्रॉन का एंगल कैलकुलेट करने का कोई फार्मूला नहीं है डिवाइस। तो इसका बस ये थ्योरी पता होनी चाहिए कि जब ये दोनों टकराते हैं फोटोन और इलेक्ट्रॉन, ये फोटोन आया था, उसने इलेक्ट्रॉन को धक्का मारा था, तो ये एंगल जो होता है ना इलेक्ट्रॉन का हमेशा 90 से लेसर रहता है। रीज़न क्या है? इलेक्ट्रॉन मासिव है, फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकल है, तो इसलिए ये धक्का खा के इतना लंबा नहीं घूम सकता 90-100 डिग्री पर। तो इसमें से वर्डिंग लिख देंगे कि एंगल 90 से छोटे पर इलेक्ट्रॉन स्कैटर होगा या डेविएट होगा। उसके बाद जो उसने चौथे पार्ट में पूछा है कि इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, तो इसमें आपको थोड़ा आइंस्टाइन को लगाना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे दो आइंस्टाइन की एक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमने पढ़ी थी, याद है, इसी चैप्टर में। वो क्यों लग रही है सर? वो इसलिए लग रही है बेटा कि यहाँ पे दो चीज़ों का इंटरेक्शन हो रहा है, फोटोन का और इलेक्ट्रॉन का, इसलिए ज़रूरत पड़ी। तो इसमें आने वाला फोटोन, उसकी एनर्जी, ठीक है, फोटोन की एनर्जी यूटिलाइज हो गई किधर? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में और अपनी लॉस एनर्जी में, यानी फोटोन ने अपनी एनर्जी कंजर्व कर दी, दो हिस्सों में इस्तेमाल कर दी, यानी पार्टली जो है अपनी लॉस कर दी, पार्टली इलेक्ट्रॉन की गेन कर दी। तो वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के तौर पे अपीयर होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रुका हुआ था, याद है ना, रेस्ट में था, उसके बाद धक्का खा के चला है। ये रेस्ट में होता है इलेक्ट्रॉन, बैठा हुआ होता है, उसको उठा देता है उसकी कुर्सी से फोटोन। अब ये अगर समझ में आ गया तो ये तो पोटेंट गेट है, क्योंकि म्यू होता था c/λ। सर ये कहाँ से आया था? ये आया था वेव वेलोसिटी फार्मूले से, ठीक है। अब इसके अंदर जल्दी से कॉमन लें, ब्रैकेट में वैल्यूज़ रखें, डिवाइड करें, एलसीएम मत ले लीजिएगा, डेसिमल्स है,
इसको इससे डिवाइड करें, इसको इससे डिवाइड करें, जो जवाब आ जाए ये लिख दें। सही है। एच और सी की वैल्यू पीछे से भी ले सकते हैं। पूरे को मल्टीप्लाई माइनस करके, पहले माइनस करेंगे, ब्रैकेट ऑफ पहले होगा, मैथ गलत नहीं कर दिएगा भाई, पहले ब्रैकेट ऑफ होगा बॉड मास, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई। ये जूल में है, ज़रा ध्यान से, क्योंकि एच के यूनिट्स होते हैं जूल सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट के मीटर पर सेकेंड, तो सब हो गया एसआई में, तो एसआई में आया ना जूल। अब जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाना है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिवाइड कर दिया जाता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से। 9.562 एक्सपोनेंट -15 जो आया, कैलकुलेटर चला लेंगे ना, डिवाइड कर देंगे हम इसको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अच्छा, ये कन्वर्जन वगैरह की हिंट नहीं दी हुई होगी इम्तिहान में, ये हमें पता होनी चाहिए। अब ये हज़ारों में गिनती आ गई, जिसका तरीका है कि आप इसको इंजीनियरिंग मोड कर दें, तो पावर कर दें। पावर कर दिया तो 10 की पावर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चाहे तो इसको आप यूँ लिख सकते हैं 59.1 इंटू 10 की पावर, तो 59.1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी सही, चॉइस इज योर्स। उसके बाद एक आखिरी न्यूमेरिकल बस बचा है, वो करते हैं उसके बाद। अच्छा, अब 2 न्यूमेरिकल और 2 कैटेगरी। एक कैटेगरी है जनाब, कैटेगरी नंबर 4 डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। और मैंने कहा था कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के न्यूमेरिकल में ये आसानी होती है कि उसके नाम में ही डी ब्रॉगली लिखा होगा। ये देखिए, इसको आपको समझना ही नहीं है। कॉम्पटन में या तो कॉम्पटन या एक्सरे लिखा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक में फोटो इलेक्ट्रॉन या टारगेट मटेरियल का लफ्ज़ लिखा होगा। लेकिन रिवीजन और रिकैप भी दे रहा हूँ। हाइड्रोजन का जिक्र कर दिया, केमिस्ट्री का टच आएगा, ज़रा संभालें। कह रहे एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताएं। ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो गई लैम्डा, और ग्राउंड स्टेट का हिंट दे रहा है। तो अब इसमें एक चीज़ आपको गिवन करेगा, एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ये गिवन करेगा, क्योंकि जो कंप्यूटर साइंस वाले हो कहेंगे हमारा क्या गुनाह है कि भाई हमें नहीं गिवन करेगा, क्योंकि वो केमिस्ट्री तो पढ़ते नहीं है। कि जो केमिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी उनसे एक बात कर लूँ, बाकी कंप्यूटर वालों से बात कर लूँगा। जिन्होंने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 2 पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें एक बोहर्स थ्योरी थी। बोहर्स थ्योरी जो थी उसके अंदर बोहर्स पोस्टुलेट के साथ हमने डेरिवेशन की थी, एक रेडियस की और एक एनर्जी की। उसमें ये वैल्यू आती है, नहीं याद है तो ये देख लें, जब कॉन्स्टेंट्स को हम एंड में पुट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो एनर्जी आई, इसको हम जूल बना लेंगे, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन जूल में चलती है, ऐसा यूनिट में मल्टीप्लाई करके। ये तो पक्का हो गया ना, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाना है तो मल्टीप्लाई करना है। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल जाना है, ये देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो यहाँ पे डिवाइड, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए डिवाइड होता है, जो हमने पीछे किया था। और यहाँ पे चूँकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। समझ गए भाई? तीसरी है बात। अब ये मल्टीप्लाई करके पहुँच गए हम जूल में। डी ब्रॉगली का फॉर्मूला ओरिजिनल तो ये होता है भाई, H अपॉन मोमेंटम P मोमेंटम जो होता है वो mv के बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे सोचना है ये कि ये आ जाएगा अगर v आ जाए, क्योंकि H कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, m इलेक्ट्रॉन का मास, H प्लांक्स कांस्टेंट, v आ जाए। तो अब रास्ता बनाएं, क्योंकि उसने कहा कि हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट में, अब हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट में तो इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, जो चीज़ चलती रहती है उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी बचपन से हमने पढ़ा, आज भी पढ़ लें, 12 mv² होती है। अब इसमें से v² को अलग करना है तो 2k अपॉन m, स्क्वायर अलग करना है तो स्क्वायर रूट। अब 2k और m को डिवाइड करें एहतियात से कैलकुलेटर में, और उसका स्क्वायर रूट ले लें, तो ये मीटर पर सेकंड में v आ गया। अब इस v को ले जाके यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं अपॉन में, 2.18 आया, पुट हो गया, नज़र आ रहा है? अब डिवाइड एहतियात से, लेकिन जो बताया वो एंड आ गया आज के लेक्चर का। कुछ पता चला? बोर्ड एग्ज़ाम की प्रेजेंटेशन है बच्चों, इसको इस्तेमाल करो कि डाटा कैसे बनता है, रिक्वायर्ड कैसे लिखते हैं, सॉल्यूशन की प्रेजेंटेशन क्या है, वर्डिंग कहाँ कहाँ आ रही है, यूनिट्स कैसे लिखते हैं, और 4 मार्क्स आउट ऑफ 4 मार्क्स कैसे लेते हैं। इसके लिए JJC से आप रब्ता करें, सर जवाब से रब्ता करें, क्वेरीज करें, अंडरस्टैंडिंग करें, और दोस्तों को भी रेफ़र कर दें। नहीं तो कम से कम टारगेट गैस पेपर ही मंगा लें इसी व्हाट्सएप नंबर पे, इजी पैसा करके, तो आपको 6 के 6 सब्जेक्ट का
बेहतरीन टोटल पैकेज मिल जाएगा बोर्ड एग्ज़ाम में A और A1 ग्रेड लाने का। बाकी चॉइस आप मल्टीप्लाई अलग करेंगे, फिर उसके बाद ये डिवाइड। अब यहाँ पे एक चीज़ सीखने के आ रही है, देखिए 10 की पावर -12 है तो उसको पी को बनाने की कोशिश करें उसके करीब के, 10 की पावर 3 के करीब आने लगे तो उसको किलो बनाने की कोशिश करें, तो ये 10 की पावर -10 आने लगे तो ये एमस्ट्रॉन्ग यूनिट बनाने की कोशिश करें, क्योंकि 10 की पावर -10 मीटर जो है ये एक और यूनिट होता है वेवलेंथ का, इसको एमस्ट्रॉन्ग यूनिट कहते हैं। ये छोटे यूनिट होते हैं वेवलेंथ के। अब यहाँ पे 10 जो एमस्ट्रॉन्ग बन गया तो ये हमारा 3.3 एमस्ट्रॉन्ग आ गया। समझे जनाब? तो ये समझे भी और समझाएं भी दोस्तों को। आखिरी न्यूमेरिकल है, उसके बाद हम लोग टाटा बाय बाय कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले रुके रहें भाई, एक न्यूमेरिकल के साथ जाइएगा। न्यूमेरिकल भी आखिरी और कैटेगरी भी आखिरी। कितनी कैटेगरी हो गई थी बेटा? 4, तो ये 5वीं है। पहली ब्लैक बॉडी, दूसरी फोटो इलेक्ट्रिक, तीसरी कॉम्पटन, चौथी डी ब्रॉगली, 5वीं नाम में ही है तो यहाँ पे अब लिखूँ नहीं इसकी कैटेगरी। अनसर्टेनिटी यानी हेजनबर्ग का न्यूमेरिकल है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का न्यूमेरिकल। इसके न्यूमेरिकल पहचानने का तरीका ये होगा कि इसमें कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी का वर्ड होगा, डी ब्रॉगली में डी ब्रॉगली का वर्ड होगा, तो आपको बहुत आसानियाँ सर ने बताई, इसका फ़ायदा उठा लें। वो कह रहे हैं कि इनकी पोजीशन में अनसर्टेनिटीज़ बताएं किन चीज़ों की, एक इलेक्ट्रॉन है और एक बाउलिंग बॉल है। अच्छा, एक चीज़ मेरे दिमाग में आ गई, वो जल्दी से सुन लें। इस चैप्टर के आंसर की में बुक में 2 जगह मिस प्रिंटिंग्स हैं, 2 जगह मिस प्रिंटिंग्स हैं, वो सही कर लीजिएगा। जैसे जो न्यूमेरिकल नंबर 1 था, इसका ये वाला आंसर बुक में 2nd पोजीशन पे प्रिंट हुआ हुआ है, तो इसको पोजीशन 1 पे यानी आंसर की में पहली जगह लिखकर आंसर लिख दिएगा, दूसरी जगह पे हुआ हुआ है एक, और दूसरा आंसर ये वाला गलत लिखा हुआ है, मिस प्रिंटिंग है, इसको सही कर लीजिएगा। बुक में ये मिस प्रिंटिंग है इस आंसर में, क्योंकि कुछ बच्चे वो लगे रहेंगे और वो आएगा नहीं। और दूसरा, इस सवाल के आंसर में गलती है जो हम ये करने जा रहे हैं लास्ट 11, बीच में 7 हमने इसलिए नहीं किया कि वो अननेसेसरी सा या सिर्फ ITQ जैसा है, उसको करें ना करें बराबर। स्पीड v से जाहिर होती है, लिख दिया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद होता है, वरना वो गिवन भी कर सकता है। मास ऑफ बाउलिंग बॉल, वो देखो वो खेलते हैं ज़मीन में रोल करते हैं तो सामने वो जो स्टैचूज़ खड़े होते हैं या उनको जो है कुछ नाम दिया जाता है, वो गिरते हैं, हिट होकर जितने भी गिर जाएँ उसको बाउलिंग बॉल कहते हैं। अब ये 6 किलोग्राम उसका मास है और इलेक्ट्रॉन का ये। अब इस फॉर्मूले को बस पक्का करें तो ये पुट एंड गेट का न्यूमेरिकल है। अनसर्टेनिटी किस में पूछ रहा है? वो पोजीशन में। पोजीशन की अनसर्टेनिटी का निशान होता है डेल्टा x। अब डेल्टा x चाहिए तो डेल्टा p को अपॉन में कर देते हैं, सही है। अब p का मतलब क्या था बेटा? मोमेंटम, मोमेंटम को mv कर देते हैं। पुट एंड गेट का हो गया। h मुझे पता है, m इलेक्ट्रॉन के वक्त में ये वाला मास रख दीजिएगा पहला पार्ट, और बाउलिंग बॉल के वक्त में ये वाला मास रख दीजिएगा दूसरा पार्ट, क्योंकि दोनों की जो स्पीड्स हैं वो बराबर हैं v, तो v दोनों पार्ट में एक जैसा रखेंगे। ये देखें यहाँ पे भी v की जगह यही रखा, इसमें भी v की जगह यही रखा, ठीक। बाकी कैलकुलेटर गेम है कि बहुत एहतियात से 4 को, पाई को, m को और v को चारों को मल्टीप्लाई करें, पहले अलग से वो लिखें, फिर पूरे को डिवाइड करें, अलग से वो लिखें। अब इसमें भी देखें 0.058 आ गया तो 2 डेसिमल यहाँ पे मूव कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई बाई 100 हो गया। और हम जानते हैं कि 100 से क्या बनता है? बोले सेंटीमीटर बनता है, तो ये मीटर का सेंटीमीटर बन गया। अच्छा, कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि सर ये सब हम बुक का आंसर देख देख के मैच करने के लिए लिख रहे हैं, पिकोमीटर और किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये नहीं बेटा, ये फिजिबिलिटी है, प्रैक्टिस करें, आपको भी आ जाएगा कि इस वक्त ये करना है, इस वक्त ये नहीं करना है। इसमें आंसर मिसप्रिंटिंग है, वो सही कर लीजिएगा। बुक में आंसर मिसप्रिंटिंग है, आंसर रॉन्ग है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। और देखिएगा वहाँ पे सिर्फ बुक में 33 प्रिंट हो गया, यानी पावर आ गई है, बाकी सब गायब हो गया है। और इसमें एक चीज़ बता दूं, जाते जाते MCQs का टच, लेकिन जो छोटी चीज़ और बहुत तेज़ चलने वाली चीज़ होती है लाइक इलेक्ट्रॉन, उसकी अनसर्टिनिटी देखें ठीक ठाक बड़ी होती है, जबकि जो भारी भरकम बॉल वगैरह, कार वगैरह, कोई इस तरह की चीज़ होगी मटेरियल बॉडी, उसकी देखें कितनी छोटी है, यानी कि ये बहुत बहुत स्मॉल है, यानी नेग्लिजिबल है।
ये MCQs या एप्टीट्यूड के लिए भी टच दे दिया मैंने कि नेग्लिजिबल अनसर्टिनिटी होती है हैवी बॉडीज़ की या मटेरियल बॉडीज़ की, और लाइटर बॉडीज़ की रीज़नेबल या थोड़ी वाज़ा हो जाती है मेजरेबल के काबिल। सही है जनाब। ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, कुछ PDF मंगाना है, नोट्स वगैरह, क्वालिटी नोट्स, सब कुछ मोस्ट वेलकम। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना और अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें, नमाज़ों की पाबंदी करें एहतिमाम के साथ, दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।